हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे। आज सुबह उठकर ब्रश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी और टंकी का पानी बिल्कुल बर्फ़ की तरह फील हो रहा था। लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो हर मुश्किल आसान लगती है। सुबह के 4:30 बज गए हैं और अब मैं आपको गूगल पर सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि अभी एग्जैक्टली टाइम कितना हो रहा है। तो ये देखिए, हमारा गूगल भी कह रहा है कि अभी सुबह के 4:27 हो रहे हैं। और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। कल मैंने 8 घंटे 22 मिनट की पढ़ाई करी थी, तो इस टाइमर को मैं रीसेट कर दे रही हूँ। और आज का जो मेरा चैप्टर है साइंस में, वो है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 8th की साइंस बुक है और क्लास 8th की साइंस बुक में आज मैं चैप्टर 13 पढ़ रही हूँ। आज ठंड बहुत ज़्यादा थी और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ चैलेंज लेते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने का, तो यूनिवर्स हमारी थोड़ी ज़्यादा परीक्षा लेने लग जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यही जो छोटी छोटी परीक्षाएँ हैं हमारे लाइफ की, हमें मजबूत बनाती हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कुछ देर बाद मैंने बेड टेबल हटा दिया था क्योंकि बेड टेबल की वजह से ब्लोअर रखने की जगह नहीं बच रही थी और हमें ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने बेड टेबल हटा दिया और आज मैंने सुबह में बिना बेड टेबल के ही पढ़ाई करी है। केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट एक बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे 2 कन्फ्यूजन क्लियर हुए हैं। पहला तो मेरा कन्फ्यूजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो था वो क्लियर हुआ है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी कि एनोड कौन सा होता है और कैथोड कौन सा होता है। और जो दूसरा कन्फ्यूजन था वो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल से था। पहले मेरे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है वो एकदम मिक्स हो जाते थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड और कैथोड कौन सा होता है और जब हम किसी मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें एनोड और कैथोड कौन सा होता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है या आपका बैकग्राउंड साइंस है तो आप उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज रखिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने तो ग्रेजुएशन तक पढ़ा है तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन जब आप बारीकी से एक एक लाइन रीड करना शुरू करती हैं तब आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चलती हैं। और ये केवल साइंस वालों के लिए नहीं है। जैसे अगर आप सोशल साइंस आपका बैकग्राउंड है या फिर आपका हिंदी या इंग्लिश है, तो आपको 10th क्लास तक की सभी चीज़ें आनी चाहिए और बहुत अच्छी से आनी चाहिए, स्पेशली जब आप टीचर बन रहे हो। जब आप किसी भी बुक को डेप्थ में पढ़ते हैं तब आप एनालाइज करने लग जाएंगे कि क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते भी हैं। जैसे देखिए, आज मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ा, तो जो आयरन और स्टील मेटल होता है इसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, लेकिन एल्युमिनियम के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो यहाँ से भी सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो जब आप जो भी बेसिक बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटी है 1 to क्लास 10th की, या फिर एसएसटी की भी जो भी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, या मैथ्स की जो एनसीईआरटी बुक्स होती है क्लास 1 to 10th की, अगर आप उसको डेप्थ में पढ़ते हैं तो जीएस वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब आप क्लास 1 की भी बुक देखेंगे ना, तो जीके के बुक में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि उनको पढ़ने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये फ्लावर है या एनिमल हैं। पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जिन जिन टॉपिक्स में मुझे कन्फ्यूजन था, उन टॉपिक्स को मैंने दोबारा भी एक एक बार रीड कर लिया है। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ती हैं तो पढ़ने के बाद एक बार बुक बंद करके माइंड में रिकॉल करिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था और उसमें क्या क्या बताया गया था। और अगर कहीं भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि मुझे ये चीज़ याद नहीं आ रहा है, आप तुरंत उसे पलट के उसी टाइम देख लीजिए। और जब आप ऐसे करेंगी ना, तो वो जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, सिर्फ बुक रीडिंग करने से कुछ नहीं होता है। बुक रीडिंग करने के बाद आपको बुक बंद करने के बाद सोचना भी है कि आपने क्या क्या पढ़ाई की है, और कहीं पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो आप तुरंत उसको पढ़ लीजिए और 2-3 बार पढ़ लीजिए। अगर आप बाद के लिए छोड़ेंगी ना कि ये टॉपिक थोड़ा टफ है, इसे मैं बाद में कर लूँगी, तो वो बाद आपका कभी आएगा ही नहीं और आप कभी कर ही नहीं पाइएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सही काम को करने का सही समय अभी होता है। इसके बाद मैं सीडीपी पढ़ रही थी और सीडीपी में मेरा आज का टॉपिक था सीसीई। इसमें मैंने असेसमेंट पढ़ा है, टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ा है। टाइप्स ऑफ लर्निंग में मैंने असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में भी पढ़ा है। इसके अलावा मैंने व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट भी पढ़ा है
और आज मैंने एक बहुत ही स्पेशल चीज़ पढ़ी है, नॉर्म्ड रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मतलब होता है जैसे सीटेट, इसमें आपकी मार्क्स की या परसेंटेज की वैल्यू नहीं होती, बस आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ये होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे DSSB, SSC, KVS एक्सेट्रा। जैसे अगर आपने SSC के एग्ज़ाम्स दी होंगी या फिर और भी कोई एग्ज़ाम दी होंगी, तो आपको पता होगा कि उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया होता है कि 40% मार्क्स जनरल कैंडिडेट के होने चाहिए। लेकिन जब आप 40% मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट में आना है। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, जिसमें कि परसेंटेज की और रैंक की वैल्यू होती है, उसे हम नॉर्म्ड रेफरेंस टेस्ट कहते हैं या फिर NRT कहते हैं। इसके अलावा मैंने और भी बहुत कुछ पढ़ा था, जैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू, सोशियोमेट्री, पोर्टफोलियो और भी टीचिंग स्किल्स और बहुत कुछ। इस तरह से आज मैंने सुबह में 2.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब पढ़ने के बाद मेरा टाइम हो गया है मॉर्निंग वॉक पर जाने का। सुबह के 7:10 हो गए हैं और आज मैं 7:10 में मॉर्निंग वॉक पर निकल रही हूँ। आज सुबह वॉक पर जाते समय मैंने एक बहुत ही अद्भुत घटना देखी, मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये बचपन से देखते आ रही हूँ, पता नहीं आपने कभी देखा है या नहीं, लेकिन जो लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, आई एम श्योर कि उन्होंने ज़रूर देखा होगा। आज मैंने वो जो कोयला लेकर साइकिल पर जाते हैं ना, उनको देखा है। लगभग 200 से 300 kg का कोयला लेकर वो साइकिल में भर लेते हैं और फिर उनका जो दोनों हाथ है वो हैंडल को पकड़ के रखता है और अपनी पूरी बॉडी का फोर्स लगाते हुए वो उस कोयले को धकेल कर ले जाते हैं। जब मैं पहले ट्यूशन पढ़ाती थी तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके नाना जी भी यही काम करते थे। तो उसकी मम्मी ने एक बार अपने पापा के बारे में मुझे बताया था। उन्होंने बताया था कि कैसे वो 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और सुबह 2 या 3 बजे ही निकल जाते हैं कोयला लेकर। तो जब मैंने आज देखा ऐसे इंसान को, तो ये मेरी पूरी मेमोरीज़ जो हैं मुझे याद आ गई। उनको देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कौन सा प्रोटीन शेक पीते हैं जो इनके अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है मेहनत करने की। जहाँ पर भी मुझे मेहनत दिखाई देती है, डिसिप्लिन दिखाई देता है, वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। ये जो कोयला वाला था, ये भी अपने बच्चों को यही कहता होगा कि पढ़ो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद कुछ बड़े आदमी बनो। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लेना ही सब कुछ नहीं होता है। ये तो श्योर है कि गवर्नमेंट जॉब लेना ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि अगर किसी के घर में एक इंसान की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उस पूरी फैमिली का जो है वो उद्धार हो जाता है। और रही बात सही और गलत की, तो दुनिया में कोई भी चीज़ 100% सही और 100% गलत नहीं होता है। ये सिर्फ आपका नज़रिया होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। जैसे किसी को पेंटर बनना है, तो क्या उसको पढ़ाई नहीं करनी होती? क्या उसको भी पढ़ाई करनी होती है? उसको भी आर्ट एंड क्राफ्ट में डिग्री लेनी पड़ती है। उसको भी ये पता करना होता है कि कितने टाइप की पेंटिंग्स होती हैं, कितने टाइप के ड्राइंग्स होते हैं, सब कुछ जानना पड़ता है। तभी वो अपने फील्ड में और लोगों से आगे निकल पाता है। तो चाहे आप फील्ड कोई भी चूज़ करें, आप मेहनत से कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने घर के पास वाले दुकानदार को देख लीजिए, जो राशन का दुकान होता है। वो क्या करते हैं, वो सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं और रात में 9-10 बजे तक बंद करते हैं। तो 14-15 घंटे की मेहनत वो भी कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि आप अवेयर रहें, लोगों से कुछ सीखें। प्रकृति हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर आप इतने अवेयर रहते हैं कि आप लोगों से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा कल कैसा होगा ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन हमारे पास हमारा आज होता है और हमारा आज जो होता है वो हमारी मुट्ठी में होता है। और हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम या तो आलस को चूज़ करें या मेहनत को चूज़ करें। तो अगर हम आलस छोड़कर मेहनत को चूज़ करते हैं तो हम लाइफ में आगे बढ़ते ही रहेंगे। अब बहुत सारे लोग ना इस बात को मानने से ही इनकार कर देते हैं कि वो आलसी हैं। इसका मैं एक इतना अच्छा एग्जाम्पल आपको बताऊंगी जो लगभग हर किसी ने अपने घर में देखी होगी या अपने आस पड़ोस में देखी होंगी। मैंने रिसेंटली अभी इसे ऑब्ज़र्व किया है
मेरी बहन का एक स्टूडेंट है, वो नर्सरी क्लास में पढ़ता है, 4 साल का होगा लगभग। तो उसकी मम्मी क्या कहती हैं कि जब भी मुझे इसे खाना खिलाना होता है तो मैं इसको लालच दे देती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर तुम 1 रोटी खा लोगे तो मैं तुम्हें फ़ोन देखने दूँगी, और फ़ोन देखने के लालच से ये खाना खा लेता है। अब मुझे ये बताइए, हमारे ज़माने में जब हम छोटे होंगे तब तो फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो हम खाना नहीं खाते थे क्या? आज की प्रॉब्लम ये है कि हम हर छोटे छोटे काम में जहाँ मेहनत करने की ज़रूरत होती है, हम वहाँ पर अपना स्केप ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ दूसरा कोई ऑप्शन मिल जाए जिससे कि मेरा ये काम जल्दी हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आलस का एक ही अल्टरनेटिव है, वो है मेहनत। आपको डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर हम आलस करते हैं। आलस की पकड़ बहुत 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 बारीक है, और अगर आप बारीकी से अपने लाइफ से आलस को हटा देंगे ना, उस दिन आपके पास टाइम भी बहुत सारा होगा और आप एक साथ 2-3 काम भी हैंडल कर लेंगे और साथ में पढ़ाई भी कर लेंगे। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं हिंदी पढ़ने बैठ गई थी, और हिंदी में मेरा आज का टॉपिक था वाक्य। आज मैंने हिंदी में 3 वीडियो लेक्चर्स देखी थी और साथ ही साथ वाक्य टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और मैंने इसका एक बहुत अच्छा नोट्स बनाया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं हिंदी इतनी डिटेल में पढ़ रही हूँ, तो सच में हिंदी पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है। अब मुझे थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा है, तो अब मैं अपना टाइमर ऑफ करूँगी। दोपहर के 1 बज गए हैं और थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा लग गई हूँ पढ़ाई में, और अब मैं आज का लास्ट सब्जेक्ट पढ़ने वाली हूँ, और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि मैं इंग्लिश में रानी मैम को फॉलो करती हूँ, और अभी मैं करेंटली 60 ग्रामर रूल्स बाय रानी मैम पढ़ रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कल मैंने 30 रूल कंप्लीट कर लिए थे, और आज मैंने रूल नंबर 31 से रूल नंबर 36 तक कंप्लीट किया है। आज मैंने केवल 6 रूल कंप्लीट किया है, लेकिन रानी मैम ने इन 6 रूल्स को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया है। हर एक रूल के अंदर 5-6 रूल्स जो हैं वो अलग से पढ़ाए हैं, और आज मुझे पता चला कि स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको भी एक्शन वर्ब और स्टैटिक वर्ब के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, तो आप रानी मैम का वीडियो विजिट करिए और रूल नंबर 33 देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैम केवल रूल से नहीं पढ़ाती, बल्कि हर एक रूल से 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व भी कराती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल सैटरडे है, और कल मुझे सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज लेना है। लास्ट सैटरडे को मैंने ये चैलेंज नहीं लिया था क्योंकि मुझे अपने घर जाना था, लेकिन इस सैटरडे को मैं पूरी रात जगकर पढ़ाई करूँगी, और कल मैं आपको अपडेट कर दूँगी कि सैटरडे नाइट को मैं कौन कौन सा चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके साथ ही मेरा 8 आवर्स का स्टडी चैलेंज पूरा हो गया है। तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने स्टडी चैलेंज को पूरा कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव शिफ्ट आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के स्टडी मोटिवेशन के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज मैंने कितने रूल्स के नोट्स बनाए हैं और मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं। इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए। इन दिनों मैं जनरली इंग्लिश और हिंदी की ज़्यादा तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गोल है कि मैं दिसंबर मंथ में इंग्लिश और हिंदी को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। अब पढ़ाई करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा छत पर जाऊँगी, और छत पर जाने के बाद एक बहुत ही रिलैक्सिंग इवनिंग वॉक लूँगी। एन्जॉय द इवनिंग। Stay connected, keep loving and sharing.